हे दोस्तों, वेलकम बैक टू स्टडी आईएएस। और आज की वीडियो में मैं आप सभी के साथ इंडियन एक्सप्रेस के एक्सप्लेन्ड सेक्शन को डिस्कस करने वाला हूं। आज की वीडियो में हमारे पास 3 आर्टिकल्स रहने वाले हैं। पहला आर्टिकल है दोस्तों हमारे हैवीनेस ऑफ रॉकेट के बारे में। आर्टिकल का नाम ये है। और क्या है दोस्तों ये हैवीनेस ऑफ रॉकेट, कितना ज़्यादा एक फ़्लाइट में एक जो रॉकेट होता है इसका वजन मैटर करता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। अगला हमारा दोस्तों एक रिपोर्ट आई है, लैंसेट रिपोर्ट। ओके, उसके बारे में देखने वाले हैं कि क्या है ये रिपोर्ट और कैसे यहाँ पे क्लाइमेट चेंज जो है वो हेल्थ को इम्पैक्ट कर रहा है। एंड लास्ट में दोस्तों हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ऋषि सोनक के बारे में, जो कि अभी यहाँ पे रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं यूनाइटेड किंगडम के। इनके क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं, क्या हो रहा है इनके साथ, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक और काफ़ी कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। आपकी जो नॉलेज है आफ्टर दिस वीडियो ये दोस्तों एनहांस ही होने वाली है। ओके, चलिए अब शुरू करते हैं अपने आज की वीडियो को। लेकिन उससे पहले बता दूं कि 27 अक्टूबर से आपके जो बैचेज हैं नए वो स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग के लिए 13 नवंबर को सुबह 11 बजे होने वाला है यूसीएससी। आप लोग यहाँ पे फ्री में एनरोल कर सकते हैं स्कैन करके। ईपीएफओ की क्लासेस लाइव हो गई हैं, बेनिफिट उठाइए। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, 0% की EMI अवेलेबल है। आप लोग के लिए कम्पीट ऐप हमारा लॉन्च हो चुका है। यहाँ पे आप लोग कम्पीट करके बहुत सारे प्राइसेस को अवेल कर सकते हैं। फ्री में दोस्तों इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम है, इसका फ़ायदा भी आप लोग उठा सकते हैं। अब दोस्तों हमारा आर्टिकल आ गया। पहला आर्टिकल सबसे बढ़िया आर्टिकल और जानदार आर्टिकल है, जहाँ पे हम बात कर रहे हैं हैवीनेस ऑफ रॉकेट्स के बारे में। देखिए दोस्तों, जो हमारी इसरो है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसने अभी एक बहुत बड़ा माइलस्टोन अचीव करा है। और माइलस्टोन ये है कि हमने यहाँ पे सक्सेसफुली लॉन्च कर दिया LVM-3 का M2 वन वेब इंडिया मिशन 1 जो है आप कह सकते हैं, उसको हमने यहाँ पे लॉन्च कर दिया है। ओके, अब देखिए दोस्तों मैं बता दूं कि जो LVM-3 रॉकेट है ये कैरी कर सकता है लगभग 6 टन तक पेलोड इनटू अ लोअर अर्थ ऑर्बिट। और ये दोस्तों बता दूं मैं आप लोग को कि ये सबसे अच्छा आप कह सकते हैं इसरो का मिशन है जो कि डिलीवर किया गया है अब तक आप कह सकते हैं स्पेस में। ओके, साथ ही दोस्तों जो इसकी सक्सेस है फ्लाइट की, ये ना ही केवल रीवैलिडेट करती है हमारी आप कह सकते हैं वेबिलिटी को ऑफ दी LVM-3 रॉकेट, पर इसके साथ साथ इसरो एक मोस्ट एडवांस लॉन्च व्हीकल को बनाने में भी कामयाब रहा। देखिए दोस्तों, अब तक के लिए मैं बताऊं आपको, रिसेंटली यहाँ पे जो इसरो है ये यहाँ पे यूज़ करता था एरियाना रॉकेट्स को ऑफ यूरोप की, वो अपने जो हैवी सैटेलाइट्स हैं उन्हें लॉन्च कर सके। लेकिन इसके बाद दोस्तों अब यहाँ पे हम लोग यूज़ कर पाएंगे LVM-3 रॉकेट को, और हम लोगों ने इसको नाम दिया है GSLV Mark 3। ओके, इससे पहले हम इसे कहते थे। देखिए मैं बताऊं आपको, ये काफ़ी हमारी जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर रहा है बेसिकली। और काफ़ी बड़ी बात है ये हमारे लिए कि हमारी डिपेंडेंसी ख़त्म हो रही है। और भारत का दोस्तों ये काफ़ी बड़ा एम्बिशियस पार्ट था हमारे इंडिया स्पेस प्रोग्राम के अंदर। अगर हम लोग इंडिया के रॉकेट्स के बारे में बात करें तो इस टाइम पे करंटली 3 यहाँ पे लॉन्च व्हीकल हैं जो ऑपरेशनल है। पहला है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV, जो कि यहाँ पे आप कह सकते हैं मल्टीपल वर्जन्स में मिलता है। फिर आपका GSLV Mark 2 जो कि है जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। एंड लास्ट में दोस्तों आता है आपका लॉन्च व्हीकल Mark 3, LVM Mark 3। ओके, जो PSLV है ये काफ़ी कॉमनली यूज़ किया जाता है कि ये कैरी कर सकता है। और इसने 53 जो सक्सेसफुल मिशन हैं ये दिए हैं 1993 से। और सिर्फ 2 ही बार ऐसा हुआ है कि PSLV फेल हुआ हो। GSLV Mark 2 जो है दोस्तों ये ऐसा रॉकेट है जिसको हम लोग ने यूज़ किया 14 मिशंस में, जिसमें से 4 बार ये फेल हो गया है। ओके, अभी मोस्ट रिसेंट जो था दोस्तों लास्ट ईयर अगस्त में हमें देखने को मिला था। और दोस्तों लास्ट में हमारा आता है LVM-3। ये दोस्तों 5 बार फ्लाई कर चुका है। इसके अंदर आपके चंद्रयान 2 मिशन आता है। और ये आप कह सकते हैं कभी भी इसने डिसअपॉइंट नहीं करा, हमेशा ये सक्सेसफुली रहा है। PSLV की बात करें तो ये आप कह सकते हैं वर्क करता है, मतलब इसरो जो है अभी बेसिकली काम करना चाह रहा है RLV पे, मतलब कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल पे। और ये काफ़ी बड़ी आप कह सकते हैं एकदम चेंज कर देगा भारत के आप कह सकते हैं स्पेस पूरे सिस्टम को। बहुत बड़ा ये आप कह सकते हैं हमारा नाम हो जाएगा अगर हम लोग ये कर पाएंगे तो। अगर हैवी रॉकेट्स के बारे में बताऊं मैं आपको तो LVM-3 जो है वो काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं हैवी रॉकेट है। साथ ही दोस्तों ये आप कह सकते हैं पिछले 3 डिकेड से एफर्ट डाल रहा है कि हम लोग यहाँ पे इंडिजिनियसली डेवलप्ड जो रॉकेट्स हैं इनको कैरी कर सकते हैं हैवियर पेलोड्स के साथ साथ, मतलब कि और ज़्यादा डीप आप कह सकते हैं स्पेस में। रिक्वायरमेंट दोस्तों आप कह सकते हैं नहीं, मतलब रिक्वायरमेंट्स नहीं मिली हमें इसके अंदर, जिससे कि हमारा मैसिव इंक्रीज़ होता है साइज़ ऑफ रॉकेट का। पर उसके साथ साथ यहाँ पे नेसेसिटी भी है हमारी कि हम लोग चेंज करें अपने इंजन्स को, और कुछ यहाँ पे आप कह सकते हैं अलग तरीके का जो फ्यूल है उसे यूज़ करें। कंपैरेटिवली दोस्तों जो व्हीकल्स हैं वो यहाँ पे आप कह सकते हैं दैट प्लाई ऑन लैंड या फिर इवन ऑन वाटर, इनको हम लोगों ने देखने की बात करी है। और रॉकेट्स दोस्तों एक्सट्रीमली यहाँ पे इनएफिशिएंट मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट रखे जाते हैं। पैसेंजर की बात करें तो पैसेंजर कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं बेरली 2 से 4% तक वेट जो है रॉकेट का उससे।
ओके। बिटवीन दोस्तों 80-90% जो है लॉन्च टाइम, वेट, ये सब स्पेस के फ्यूल से ही रहता है। ओके, या फिर उसका आप कह सकते हैं जो प्रोपेलेंट है उससे ही रहता है। ओके, अब ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ है कि एक यूनिक नेचर है स्पेस जर्नी का, और ये अगर हम लोग कम कर पाएंगे, क्योंकि ये आप कह सकते हैं फोर्स ऑफ ग्रेविटी के अगेंस्ट पे काम करता है, तो आप कह सकते हैं कि इसमें थोड़ी ज़्यादा पावर चाहिए होती है। LMV-3 जो रॉकेट है दोस्तों, आप कह सकते हैं, मान लीजिए कि अगर ये लिफ्ट ऑफ मास लेके जाता है 640 टन का, तो ये यहाँ पे आप कह सकते हैं ऑल कैरी करेगा, आप कह सकते हैं लो अर्थ ऑर्बिट तक, अबाउट 200 किलोमीटर तक फ्रॉम अर्थ सरफेस। ओके, जो कि लगभग आप कह सकते हैं 8 टन तक लेके जाएगा। अगर बात करें GTO मतलब जियो स्टेशनरी ट्रांसफर ऑर्बिट के बारे में, जो कि लाई करती है अप टू 35,000 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ, वहाँ तक ये बहुत कम जा पाएंगे, अबाउट 4 टन तक। और LMV-3 जो है दोस्तों, ये ना ही पर्टिकुलरली वीक है, पर कंपैरेटिवली दोस्तों ऐसा रॉकेट है जिसे आप कह सकते हैं यूज़ किया जाएगा, पर साथ ही अदर कंट्रीज़ के साथ भी उनकी जो स्पेस कंपनीज़ हैं वही सेम काम करती हैं। ओके, ये आप मान लीजिए, वीक तो बिल्कुल भी नहीं है। एरियाना 5 जो रॉकेट है वो फ्रिक्वेंटली यूज़ करता है इसरो, जैसे कि बताया मैंने आपको, अपने पेलोड्स के लिए, और वो 780 टन तक मास को आप कह सकते हैं लिफ्ट कर सकता है, कैरी कर सकता है 20 टन के पेलोड को टू अर्थ ऑर्बिट तक, और 10 टन के पेलोड को टू दी GTO तक। फाल्कन हैवी जो रॉकेट है दोस्तों फ्रॉम स्पेस एक्स, वो सपोज करता है मोस्ट पावरफुल मॉडर्न लॉन्च व्हीकल, जो कि लगभग लेके जा सकता है 1400 टन तक का लॉन्च टाइम के दौरान, और ये आप कह सकते हैं लगभग 60 टन तक और ऊपर लेके जा सकता है। तो ये काफ़ी बड़ी बात है, जो फाल्कन हैवी रॉकेट है इसके पास थोड़ी और पावर हमें देखने को मिलती है। कंस्ट्रेंट क्या है दोस्तों, जो साइज है लॉन्च व्हीकल का वो डेडिकेटेड रहता है, डेस्टिनेशन जो भी स्पेस में जाएगा वो वहाँ पे किस तरीके का वहाँ पे फ्यूल यूज़ किया जा रहा है, सॉलिड, लिक्विड, क्रायोजेनिक, मिक्स कैसा है, उस पर डिपेंड करता है, और साइज जो है दोस्तों पेलोड पे भी डिपेंड कर रहा होता है। यहाँ पे आप कह सकते हैं ज़्यादातर जो रॉकेट इंजन होते हैं ये बर्न करते हैं अपने ट्रैवलिंग के टाइम में टू द लोअर अर्थ ऑर्बिट तक, क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि उस टाइम तक जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इसीलिए उस टाइम पे ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। ओके, अब जैसे जैसे दूर जाता रहेगा वैसे वैसे जो एनर्जी है इसकी भी यूज़ कम होता जाएगा। इनफैक्ट दोस्तों यहाँ पे हाफ एज मच यहाँ पे जो एनर्जी है रॉकेट की, वो ट्रैवल टू द मून जब जा रही थी, तब यहाँ पे आप कह सकते हैं 4 लाख किलोमीटर दूर की जर्नी को यहाँ पे कंपैरेटिवली काम किया था लियो ने फ्रॉम अर्थ अबाउट 200 किलोमीटर। ओके, मतलब इतनी दूर तक यहाँ पे फ्यूल जो है चलने को मिला था उन्हें। अगर स्पेस मिशन जो है दोस्तों वो हेडेड रहता है टुवर्ड्स द मून या फिर मार्स, या फिर किसी भी सेलेस्टियल बॉडी तक, तो ग्रेविटी की जो डेस्टिनेशन है दोस्तों वो भी उसी इक्वेशन में डाली जाएगी। ज़्यादा एनर्जी होगी तो ज़्यादा आप कह सकते हैं दूर तक जा सकता है अपनी डेस्टिनेशन की रीच तक। ओके, स्पेस ऑर्बिट में दोस्तों जैसे ही डिपॉजिट होता है सैटेलाइट, उसके बाद एनर्जी और चाहिए होगी। अगर एफिशिएंसी की बात करें फ्यूल के बारे में जो कि यूज़ किया जाता है, वो भी एक अलग कंस्ट्रेंट है फ्लाइट के रॉकेट के लिए। यहाँ पे काफ़ी सारे केमिकल्स वगैरह भी यूज़ किए जाते हैं। ओके, कुछ यहाँ पे स्टेजेस होती हैं, अलग अलग स्टेजेस में जो है आप कह सकते हैं फ्लाइट ऑप्टिमाइज़ करती है खुद को, और LMV जो थ्री है जो दोस्तों, ये सॉलिड फ्यूल्स को यहाँ पे यूज़ करती है इन द बूस्टर, जो कि उसे प्रोवाइड करता है एक एडिशनल थ्रस्ट अपने लिफ्ट ऑफ के दौरान, लिक्विड स्टेज के दौरान और क्रायोजेनिक स्टेज के दौरान। ओके, अब दोस्तों यहाँ पे इंजीनियरिटी जो है वो हमें देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पे आप कह सकते हैं जो हमने बेसिकली जो ह्यूमंस हैं, हम लोगों ने जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बनाई हैं अभी तक, जितने भी हमारे आप कह सकते हैं परमानेंट स्टेशन हैं ऑन मून, या फिर जो बातें भी हमारी आ रही हैं, उसमें हमें इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है आगे। दो तरीके के यहाँ पे इंजीनियर्स यहाँ पे इनोवेशंस लेके आते हैं, जो कि एम्प्लॉयड टू फुलफिल ऑब्जेक्टिव ऑफ फ्यूचर मिशंस को लेके। रॉकेट हो गए जो कि यहाँ पे मल्टीपल ट्रिप्स मार सकते हैं, ये हो गया, और कंपोनेंट्स को लेके जा सकते हैं, लार्जर स्ट्रक्चर्स को लेके जा सकते हैं स्पेस के अंदर, क्योंकि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और या फिर जो भी अलग अलग यहाँ पे फैसिलिटीज़ बनानी हो तो हम वो ऊपर बना सकें। और दूसरा ये है कि पॉसिबिलिटी भी हो कि हम लोग यूज़ कर सकते हैं रिसोर्सेज जो कि आप कह सकते हैं सेतु पे हैं ऑन द मून या फिर मार्स पे। तो ये हमारे लिए दो बहुत बड़ी चीज़ें हैं जो कि हमें अभी के जो इंजीनियर्स हैं ये इसी पे लगे हैं कि कैसे हम लोग फ्लाइट्स को बहुत जल्दी जल्दी पहुँचा सकते हैं, और कैसे हम लोग उनके रिसोर्सेज को यूज़ कर सकते हैं जो कि दूसरे प्लैनेट पर हैं। ओके, तो आई होप कि अब आपको पता लगा होगा बेसिकली कि हैवीनेस ऑफ रॉकेट क्या है, और कितने ज़्यादा यहाँ पे आप कह सकते हैं जो रॉकेट है इनका इस्तेमाल कैसे कैसे किया जाता है। अगला दोस्तों हमारा आर्टिकल आता है क्लाइमेट चेंज को लेके, कि क्लाइमेट चेंज जो है, मैं इस पर काफ़ी सारे जो आप कह सकते हैं टॉपिक कवर पहले भी कर चुका हूँ कि क्लाइमेट चेंज ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है अपकमिंग कुछ ईयर्स में, क्योंकि यहाँ पे कह सकते हैं ये कई सारे क्राइसिस को आप कहते हैं जन्म दे रही है। यूनाइटेड नेशंस क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP27 के अंदर एक मेजर रिपोर्ट आती है जिसके अंदर बात करी जाती है डिपेंडेंसी ऑन फॉसिल फ्यूल्स को लेके, और ये दोस्तों बताती है कि कहीं ना कहीं ये हमारे लिए हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। देखिए दोस्तों, डॉक्टर जो यहाँ पे मरीना
रोमालिनो जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लेसेंट काउंटडाउन की, उन्होंने बोला कि जो उनकी रिपोर्ट है इस साल की बेसिकली वो रिवील करती है क्रिटिकल जंक्चर को, और क्लाइमेट चेंज जिस तरीके से यहाँ पे सीवियर हेल्थ इंपैक्ट्स को लेके आ सकता है दुनिया भर में, ये काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम उन्हें देखने को मिलती है। ग्लोबल फॉसिल फ्यूल जो डिपेंडेंसी है दोस्तों वो कंपाउंड करती है हेल्थ हार्म्स को, मल्टीपल जो ग्लोबल क्राइसिस हैं उनको, हाउस होल्ड दोस्तों वल्नरेबल हैं टू वोलेटाइल फॉसिल फ्यूल्स मार्केट में, और एक्सपोज होता है दोस्तों एनर्जी पॉवर्टी का भी। जैसे दोस्तों इन चीज़ों को हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी इंक्रीज़ करता है डेंजरस लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन। डॉक्टर यहाँ पे जो रोमानिलियो हैं जो कि को ऑथर हैं द 2022 रिपोर्ट ऑफ द लेसेंट काउंटडाउन ऑन हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज, हेल्थ एट द मर्सी ऑफ फॉसिल फ्यूल, ये आप कह सकते हैं रिपोर्ट का नाम है। इतना बड़ा नाम याद मत कीजिएगा, हल्का हल्का याद कर लीजिए जिससे कि ऑप्शन देखते ही आप समझ जाएं। जो नई रिपोर्ट आई है दोस्तों प्रेजेंट करती है, आप कह सकते हैं मान लीजिए 7th एनुअल ग्लोबल रिपोर्ट ऑफ द लेसेंट काउंटडाउन ऑन दी मतलब हेल्थ एंड क्लाइमेट चेंज रिवील दैट गवर्नमेंट एंड कंपनीज कंटिन्यू टू फॉलो स्ट्रेटजीज जो कि यहाँ पे इंक्रीज कर रही हैं थ्रेट्स और यहाँ पे हेल्थ और सर्वाइवल हर एक इंसान के लिए जो कि इस टाइम पे है, और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी, तो दोनों के लिए प्रॉब्लम अभी हमें देखने को मिलती है। जो रिपोर्ट है दोस्तों ये रिप्रेजेंट करती है वर्क ऑफ 99 एक्सपर्ट्स और 51 आप कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन से आते हैं ये 99 एक्सपर्ट्स, जिसमें से आपके हो गए WHO भी, ओके, फिर आपके यहाँ पे वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होगी, इन दोनों के ही यहाँ पे कई सारे लोग इसके अंदर इन्वॉल्व थे, तब जाके ये पूरी रिपोर्ट हमें देखने को मिलती है। अगर हम लोग फैक्ट सीट के बारे में बात करें जो कि स्पेसिफिक इम्पैक्ट के बारे में बात करती है ऑन इंडिया, और ये डेटा अगर हम लोग यूज़ करते हैं फ्रॉम द रिपोर्ट, वहाँ से पता लगता है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये अफेक्ट कर रहा है ऑलमोस्ट एवरी पिलर ऑफ फूड सिक्योरिटी। देखिए दोस्तों, जो ड्यूरेशन था ग्रोथ सीजन का फॉर मेज़ वो डिक्रीज़ हो गया है 2% तक कंपैरेटिवली। दोस्तों बात करें हम लोग 1981 से 2010 वाले बेस लाइन से, और जो राइस है और जो विंटर वीट है दोस्तों इसका भी डिक्रीज़ हो गया है 1% तक, और 1% का मतलब है दोस्तों कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे अमाउंट में लोगों को ये अफेक्ट कर रहा होगा। 2012 और 21 के हिसाब से अगर बात करें, जो इन्फेंट्स हैं अंडर 1 ईयर वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं 72 मिलियन मोर पर्सन्स डेज ऑफ हीट वेव्स पर ईयर। मतलब कि आपको पता है बेसिकली कि हर एक जो व्यक्ति है इसके पास अपनी कुछ यहाँ पर कह सकते हैं मतलब यूजेस रहते हैं, और उसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आती हैं। कंपैरेटिवली दोस्तों 1985 से 2005 वाले में उस टाइम पे सेम पीरियड में ओवर 65 जो बच्चे थे आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस कर रहे थे 301 मिलियन मोर पर्सन्स पर डे की बात यहाँ चल रही है, जिसका मतलब ये हो गया कि ऑन एन एवरेज 2012-21 के अंदर हर एक इन्फेंट जो है वो एक्सपीरियंस करता है एक एडिशनल 0.9 हीट वेव डेज पर ईयर, और जो एडल्ट है दोस्तों वो पर पर्सेंट एक्सपीरियंस करता है 3.7। ओके, 2000 से लेके 2004 और आप 2017 से लेके 2021 तक जो हीट रिलेटेड डेथ्स हैं ये इंक्रीज़ हो गई हैं 55% इंडिया में, और 2021 में दोस्तों जो इंडियंस हैं ये भी लॉस्ट कर चुके हैं 167.2 जो यहाँ पे आप कह सकते हैं पोटेंशियल लेवल आवर्स, क्योंकि यहाँ पे हीट एक्सपोजर ज़्यादा होता है, और इनकम का जो लॉस है ये भी आप कह सकते हैं इक्विवेलेंट है अबाउट टू 5.4% ऑफ नेशनल GDP। 1951 से लेकर 1960 तक और 2012 से लेकर 2021 तक जो नंबर ऑफ मंथ्स हैं सूटेबल फॉर डेंगू ट्रांसमिशन वो भी यहाँ पर आप कह सकते हैं बड़े हैं, जो कि हो चुके हैं 1.69% तक, और ये दोस्तों 5.6 मंथ ईच ईयर बढ़ते जा रहे हैं। ओके, साथ ही दोस्तों आपको मैं बता दूं बेसिकली हर एक आप कह सकते हैं जो अर्ली वार्निंग्स आती है या फिर आप कह सकते हैं जो भी ज़रूरत है हमें अभी इस टाइम पे मिटिगेशन मेजर्स की, जैसे कि हम लोग अडेप्ट कर सकें हीट एक्शन प्लान्स हर एक सिटी के लिए। अहमदाबाद दोस्तों हीट एक्शन प्लान को यूज़ करती है जहाँ पे हमें मोर्टेलिटी जो है वो काफ़ी रिड्यूस होते हुए दिखाई देती है, तो इस तरीके से हर एक यहाँ पे जगह को इन चीज़ों को अपनाना चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है दोस्तों ये इस टाइम पे सबसे बड़ी दिक्कत और बहुत सीरियस प्रॉब्लम है हमारे लिए, आप कह सकते हैं ह्यूमन डेथ को लेकर, और हमें इसके लिए कुछ करना ही पड़ेगा। अदरवाइज दोस्तों आगे भी कुछ ऐसी रिपोर्ट आएंगी और भारत की कंडीशन जो है वो और ख़राब होती हुई दिखाई देगी। ओके, तो आई होप कि अब आपको पता लगा होगा बेसिकली क्या है फैक्टर्स और किन वजह से हमें ये बात पता लगती है कि जो क्लाइमेट चेंज है ये कहीं ना कहीं इंक्रीज़ कर रहा है हेल्थ इम्पैक्ट्स को। अब दोस्तों बात करते हैं ऋषि सुनक के बारे में और इनकी डिफ़िकल्ट चैलेंजेस के बारे में कि इन्हें क्या दिक्कत महसूस की जा सकती है आगे, क्योंकि अभी आप लोग को पता होगा पिछले 50 दिनों में बेसिकली तीसरे या आप कह सकते हैं जो प्राइम मिनिस्टर ये बने हैं यूके के, तो यूके की कंडीशन तो बहुत ख़राब है। अभी बता दूं मैं आपको ऋषि सुनक जो है वो 57th प्राइम मिनिस्टर बने यूनाइटेड किंगडम के। पहले थे आपके बोरिस जॉनसन, उनसे नहीं संभला। फिर आते हैं आपकी लिज ट्रूस, उनसे नहीं संभला, जिन्हें यहाँ पे फोर्स्ड किया गया था ऑफिस से बाय रेबिलियन विद द रूलिंग कंजर्वेटिव पार्टी, मतलब कि उन्हें फोर्सफुली यहाँ पे निकाला गया है। जो सुनक है दोस्तों इन्होंने अब टाइम लिया और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि जिस हिसाब से यहाँ पे आप कह सकते हैं
यूके फेस कर रहा है वन ऑफ द ग्रेवियस्ट इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल क्राइसिस, वो बहुत बड़ी दिक्कत है। और इससे लड़ने के लिए दोस्तों काफ़ी आप कह सकते हैं कैपेबल व्यक्ति चाहिए। अगर ऐसा हो जाता है, वैसे मोस्ट प्रोबेबली बात यह है कि ये कर लेंगे इस चीज़ को, इनके पास है इतनी कैपेबिलिटीज़। जैसे ही ये चीज़ कंप्लीट होगी दोस्तों, ऐसे ही जो ऋषि सोनक है इनका नाम इतिहास में छप जाएगा। जिस हिसाब से दोस्तों इन्होंने इतना काम माइंड रखते हुए इस काम को करेंगे ये बेसिकली इन फ्यूचर, तब आप कह सकते हैं इनका बहुत ज़्यादा नाम होगा। अदरवाइज़ अगर ये फेल होते हैं तो बाकियों के नाम भी इनकी तरह जुड़ जाएंगे। लेकिन इस टाइम पे दोस्तों कंट्री की जो कंडीशन है वो बहुत ख़राब है बेसिकली, ओके। और इतनी ख़राब है दोस्तों कि कोविड के बाद, फिर पुतिन वॉर यूक्रेन के बाद जो एनर्जी मार्केट है, जो सप्लाई चेन है दुनिया भर की, वो पूरी ख़त्म हो गई है। और ये आप कह सकते हैं इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस दोनों को ही लेके आ रहा है। पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे है वो आगे डिस्कस करूंगा, क्योंकि इस टाइम पे कोई स्टेबिलिटी नहीं है यूके की पॉलिटिक्स में, कुछ नहीं है, पता नहीं कब कौन बदल जाएगा ये भी नहीं पता, तो इसलिए पॉलिटिकल क्राइसिस भी आ रहा है। और बाकी आप कह सकते हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस तो है ही दोस्तों। इन्होंने कहा बेसिकली कि जो ट्रूस हैं, ये यहाँ पे जो ट्रूस गवर्नमेंट थी इनसे पहले की, उन्होंने कोशिश तो करी कि आप कह सकते हैं ग्रोथ लेके आ सके, लेकिन कुछ दिक्कतें हुई और उसकी वजह से दोस्तों आप कह सकते हैं उनका काम नहीं चल पाया। यहाँ पे मीडियम टर्म जो फिजिकल स्टेटमेंट है वो प्रेजेंट होने वाला है बिफोर पार्लियामेंट ऑन 31 अक्टूबर। उसके बाद आप कह सकते हैं ये बातें पता लगी। आप देखिए दोस्तों, हर एक तरीके से बात करते हैं। पहले बात करते हैं प्रोमिसेस के बारे में। इन टोरियो मैनिफेस्टो प्राइम मिनिस्टर जो यहाँ पे सोनिक हैं, उन्होंने कमिटेड करा कि वो डिलीवर करेंगे ऑन द कंजर्वेटिव 2019 इलेक्शन मैनिफेस्टो। यहाँ पे दोस्तों इन्होंने कुछ बातों को बताया। सबसे पहली बात इन्होंने ये बताई कि स्ट्रेंथन करेंगी नेशनल हेल्थ सर्विस को और यूके के जो पब्लिकली फंडेड हेल्थ केयर सिस्टम है उसको। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं अपग्रेड करने वाले हैं एग्जिस्टिंग हॉस्पिटल्स को, नई बिल्डिंग बनाने वाले हैं और सैलरी इंक्रीज़ करेंगे स्टाफ की, नर्सेज की, जो यहाँ पे क्लीनर्स हैं, जो यहाँ पे वाइफ्स हैं, उन सभी की यहाँ पे जो सैलरी है, मिड वाइफ्स जो है उनकी सभी की इंक्रीज़ करेंगे, तो ये फ़ायदा देगा। दूसरा दोस्तों ये कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे स्कूल्स वगैरह में, ओके, क्योंकि वहाँ की भी जो फंडिंग है वो इन्हें बढ़ानी पड़ेगी स्कूल्स की और स्टाफ्स की। फिर है दोस्तों स्ट्रॉन्गर इकनॉमी, मतलब कि जो यहाँ पे टैक्स कट हैं फॉर द वर्किंग क्लास या फिर प्रोटेक्शन जो मिला है पेंशन्स फॉर रिटायर्ड के लिए, उसको यहाँ पे लेवल अप करेंगे स्किल्स ऑफ ब्रिटिश वर्कर का और उन्हें एम्प्लॉयबल बनाएंगे। ये इनका चौथा काम रहेगा। एंड दोस्तों फोर्थ वन इज़ सेफर स्ट्रीट्स। इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं बेटर इक्विप्ड पुलिस पर्सनल को रखने वाले हैं। यहाँ पे मोर आप कह सकते हैं जो प्रिजन से वो बनाए जाएंगे, जितनी भी यहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत होगी उस चीज़ को यहाँ पे रखा जाएगा और उनके हिसाब से काम होने वाला है। फिर दोस्तों टाइटर कंट्रोल ऑन इमिग्रेशन, मतलब कि यहाँ पे काफ़ी बड़ा रीज़न है कि जो ब्रिटेन है ये वोट कर रहा है फ्रॉम द ब्रेक्सिट इन द फर्स्ट प्लेस, और यही आप कह सकते हैं इन चीज़ों को यहाँ पर रोकना पड़ेगा इमिग्रेशन को, ओके। अब यूके के कास्केडिंग क्राइसिस क्या है? सबसे पहला क्राइसिस आता है दोस्तों स्टेगनेट इकोनॉमी। यूके की जो इकोनॉमी प्रॉब्लम्स हैं ये आप कह सकते हैं बहुत दिनों से चल रही है, पहले से ही चल रही है बेसिकली, जब से सोनिक ज्वाइन भी नहीं कर रहे थे पॉलिटिक्स में तब से। ये यहाँ पे आप कह सकते हैं एमपी बने थे 2015 के अंदर। काफ़ी सारे यहाँ पे आप कह सकते हैं आउटपुट आते हैं यूएस डॉलर में, जहाँ पे जो इकोनॉमी है वो लार्जली स्टेगनेट करती है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2008 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस। वहाँ से आप कह सकते हैं मान लीजिए आप कि यहाँ दिक्कत आ रही है। फिर दोस्तों जो डिसीजन है टू लीव EU मेड मैटर वर्स, मतलब कि और ज़्यादा दिक्कत होगी उन्हें यूरोपियन यूनियन के बाद। इसके बाद दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी टफर हो गया काम यूके के लिए कि वो यहाँ पे ट्रेड करता है विथ क्लोजेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर्स इन यूरोप। जो हायर कंप्लेंसेज है दोस्तों कॉस्ट वो हिट कर रहे हैं स्मॉल बिजनेसेस को। काफ़ी सारे बिजनेस हैं जो फोर्स कर रहे हैं खुद को कि वो मूव आउट कर सकें फ्रॉम यूके इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट देयर मार्केट। तो ये प्रॉब्लम एक आ रही है कि दुनिया जो है वो यूके छोड़ रही है बिजनेस के लिए, उन्हें सेफर जगह नहीं लग रही यूके। अगर आता है दोस्तों अगला बेसिकली आता है डीरेल्ड गवर्नमेंट फाइनेंस, मतलब कि दोस्तों एनालिसिस आता है बाय द इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल स्टडीज़ इन द यूके, और यहाँ ये बोला गया है कि 2018-19 के अंदर जो रेवेन्यू था वो सफिशिएंट था टू कवर डे टू डे आप कहते हैं स्पेंडिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। लेकिन दोस्तों उसके बाद आप कह सकते हैं 2001-2002 की बात चल रही है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है वो सिर्फ बोरो कर रही थी इन्वेस्टमेंट स्पेंडिंग को। पर इस टाइम पे दोस्तों आप कह सकते हैं स्पेंडिंग है मिटिगेट द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द पेंडेमिक और जो एसोसिएट लॉकडाउन्स लगे थे ऑन हाउस होल्ड बिजनेस एंड पब्लिक सर्विसेज, इससे दिक्कत आई है आगे की, और इसकी वजह से जो डेफिसिट है वो ओवर 11% बढ़ चुका है, ओके। और सार्प दोस्तों यहाँ पे इतनी ख़राब कंडीशन है वहाँ की पब्लिक फाइनेंस इनिशियली की कि ये अभी आप कह सकते हैं काफ़ी कुछ कवर नहीं कर पाएंगे। जो यहाँ पे कह सकते हैं स्पेंडिंग है और आप कह सकते हैं वहाँ पे कट डाउन करना पड़ेगा, रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करना पड़ेगा कि अपनी उन चीज़ों को वो लोग बना सकें सही तरीके से। पब्लिक सर्विसेज जैसी हैं दोस्तों, हेल्थ हो गया, एजुकेशन पॉलिसिंग हो गया, इन सभी की भी दिक्कतें आ रही हैं वहाँ पे। अब एक यहाँ पे ग्रोथ हो रही है आप कहते हैं कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस की, मतलब कि जैसे ही वॉर हुआ यूक्रेन का, वो एक अनएक्सपेक्टेड एनर्जी प्राइस
आप कह सकते हैं इन्फ्लेशनरी स्पायरल था। यूके के में दोस्तों आप कह सकते हैं रिटेल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, टिपिकली ये दोस्तों 2.5% के बिलो में है, ओके, और स्काई रॉकेट मतलब डबल डिजिट तक ही जा सकता है। ये आप कह सकते हैं बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। आप लोग देख सकते हैं इस ग्राफ में अभी आप कह सकते हैं सही चल रहा है बेसिकली, लेकिन ये हो सकता है कि आगे जाते हुए हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है कि ये डबल डिजिट में जाएगा, और ये अगर डबल डिजिट में गया तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे हमें देखने को मिलेगी। ओके, रिड्यूस इनकम होगी दोस्तों, लाइवलीहुड में दिक्कत आ गई है, और यहाँ पे आप कह सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है ये बढ़ता हुआ जा रहा है। एसेंशियली दोस्तों यहाँ पे जो परचेजिंग पावर है वो भी कम हो रही है, लोग खरीद भी कम रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है तो खरीदेंगे कहाँ से। जो यहाँ पे आप कह सकते हैं वर्कर्स हैं रेलवेज़ के, रॉयल मेल के हो गए, डॉक्स के हो गए, एजुकेशन, नर्सरिंग, इन सभी को यहाँ पे आप कहते हैं स्ट्राइक की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि इनकी चीज़ें पूरी नहीं हो पा रही हैं। फिर दोस्तों अगला आप कह सकते हैं क्राइसिस है ये मोरन प्रीमियम का। ये आप कह सकते हैं सबसे बड़ी दिक्कत ये आ रही है कि जो ट्रस्ट आप कह सकते थी, ट्रस्ट की जब यहाँ पे रही थी और ट्रस्ट क्वासी वर्थिंग का जो डिसीजन था कि वो इंक्रीज़ करेंगे स्पेंडिंग को, वो काफ़ी ख़राब था और उसकी वजह से उन्होंने बोरोइंग करना चालू कर दिया था, जिसकी वजह से और दिक्कत आ गई। अब दोस्तों मैं बताऊं आपको, जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने सोल्ड करे अपने ब्रिटिश एसेट्स को, जैसे कि गिल्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, करेंसीज वगैरह को, और ये कहीं ना कहीं रिजल्टेंट लेके आया फॉल इन पाउंड एक्सचेंज रेट जो कि उनके इम्पोर्ट पे था। कॉस्टिलियर दोस्तों होता है, और सेल ऑफ गिल्ड्स की वजह से इसका मतलब ये हो गया कि जो इंटरेस्ट रेट है वो भी आप कह सकते हैं इकोनॉमी पे स्काई रॉकेट हो, मतलब कि बहुत बढ़ने वाला है इंटरेस्ट रेट। अब सोनिक पे यहाँ पे किन किन चीज़ों का लोड आ गया, किन चीज़ों का प्रेशर आ गया, तीन यहाँ पे मेजर चैलेंजेस हैं जो कि सोनिक पे हमें देखने को मिलते हैं। पहला ये कि उन्हें यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हो रहा है कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस का, उसे पकड़ना पड़ेगा। उसको पकड़ लेंगे तो इनकी आधी दिक्कतें खत्म हो जाएगी, लोग यहाँ पे परचेज करना चालू कर देंगे और जो नॉर्मल लाइफ है वो आ सकती है धीरे धीरे करके। लेकिन अगर यहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट है ये बढ़ जाएगी, जो खाने पीने की चीज़ें हैं उनके प्राइस बढ़ जाएंगे, तो लोग खरीदेंगे नहीं और उसकी वजह से दिक्कतें और होंगी। पर एक बार मार्केट चालू होता है, लोगों की खरीद अदला बदली चालू होती है, तो कहीं ना कहीं ये मदद ही करेगा। फिर दूसरी बात आती है दोस्तों, इंप्रूव करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट का फिजिकल हेल्थ है, जब यहाँ पे कह सकते हैं उसको यहाँ पे अच्छा करना पड़ेगा। हायर और न्यूअर यहाँ पे टैक्सेस लेके आने पड़ेंगे ब्रिटेन को, जो कि आप कह सकते हैं लेस एट्रैक्टिव टू बिजनेस इन्वेस्टमेंट को रखें, और यहाँ पे जो जॉब्स वगैरह हैं ये उन्हें मिलनी पड़ेगी, क्योंकि इससे ही कंडीशन ठीक होगी, लोगों के पास पैसा आएगा तो लोग खरीदेंगे और दोबारा से इकनॉमी चलेगी। फिर दोस्तों अगला आता है यहाँ पे लास्ट कि इन्हें रीड इस्टेब्लिश करना पड़ेगा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को। अभी इस टाइम पे बहुत ज़रूरत है, पता नहीं कब क्या हो रहा है यूके में, कौन बन रहा है कौन नहीं बन रहा है, पर अगर उन्हें कुछ आगे करना है, अगर उन्हें कुछ आप कह सकते हैं सही करना है, तो पहले उन्हें स्टेबिलिटी लेके आनी पड़ेगी अपनी पॉलिटिक्स के अंदर। जो यूके की पॉलिटिक्स है उसमें यहाँ पे सही से काम करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई बाहर से हमें देखेगा ही नहीं और कोई इन्हें समझ ही नहीं रहा होगा। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड दोस्तों इन्हें सीरियस नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट इनका सही नहीं है और उसी वजह से कोई क्यों खतरा मोल ले, तो ये प्रॉब्लम आ सकती है। आई होप कि अब आपको जो चीज़ें हैं वो क्लियर हुई होंगी कि आखिर क्या कंडीशन जो है वो यूके में चल रही है और क्या प्रॉब्लम्स यूके वाले फेस कर रहे हैं। लेकिन अगर अब भी कोई आपका डाउट है तो इसको क्लियर कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डाउट्स वगैरह पूछ के। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड टेक केयर।